नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गणित शिक्षण में आज हम देखेंगे मूल्यांकन। ठीक है, क्या देखेंगे हम गणित शिक्षण में? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना? अंतिम जो कक्षा हुई थी उसमें हमने पढ़ा था मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के विषय में हमने बात की थी। ठीक है, मूल्यांकन के विषय में हमने इसमें बात की थी कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अध्यापन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि नहीं, अर्थात अध्यापक यह चाहता है कि उसके छात्र ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है और उनकी रुचि व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन लेकर आती है। ठीक है, ये होता है मूल्यांकन। ठीक, अब देखिए इसी में हम क्या पढ़ रहे थे, क्या बताया था मैंने? इसी आगे मैंने बताया था मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के बारे में। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के बारे में तो हमने इसमें एक सोपान देखा था। इसमें हमने एक सोपान देखा था। क्या देखा था एक सोपान में? शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, कल हमने बताया था यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड आएगा, तो हमने यहाँ बताया था आपको ये दिया हुआ। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले क्या दिया था? शिक्षण उद्देश्य। इसके बारे में हमने पढ़ा था, शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, अगला हमारे पास दिया था यहाँ पे, ये था व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन। और यहाँ पर था हमारा एक अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव। ठीक है छात्र, तो हमने शिक्षण उद्देश्य में क्या देखा था? शिक्षण उद्देश्य में हमने देखा था कि उद्देश्यों का निर्धारण करते समय पूर्व छात्र विषय वस्तु, वस्तु की प्रकृति, शैक्षिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को जब भी वह शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करता है, शिक्षण उद्देश्य समय पूर्व छात्रों का अनुभव, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक स्तर या शैक्षिक स्तर, इन सब के विषय में हम क्या करते हैं? पहले उसको पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। इन सब का ध्यान रखने के बाद हम क्या करते हैं? उद्देश्यों की जांच करते हैं। उद्देश्यों की जांच करते हैं, या फिर क्या होना चाहिए? ये कह सकते हैं कि वो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। उद्देश्यों की पूर्ति होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो परिभाषित होनी चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी भाषा में हम कहते हैं कि अगर हमको कहता है कि शिक्षण उद्देश्य में क्या होता है? जो विषय वस्तु दी जाती है उसकी प्रकृति, और जो पहले से पढ़ के निकले हैं छात्र, उनको अगर हमने पढ़ाया है उसका अनुभव, या उन छात्रों से चर्चा करने के बाद जो अनुभव मिलता है उन अनुभवों का क्या होता है? वो मिश्रण होता है। उन अनुभवों का क्या होता है? एक मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो अध्यापन का उद्देश्य है, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति है, उसको हम पूर्ण कर सकें। मतलब एक छात्र को या एक विद्यार्थी को जितना ज्ञान हमको देना है उसकी रुचि के अनुसार और उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार, उसकी मस्तिष्क के मानसिक स्थिति के अनुसार जितना ज्ञान उसको देना है वो हम दे सके, तब हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। और शिक्षण जो उद्देश्य होता है उसकी भी पूर्ति होती है। उसी के हिसाब से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जब भी आप शिक्षण उद्देश्य के लिए कोई भी विषय वस्तु लेते हैं, वो क्या होनी चाहिए? वो पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए। अपरिभाषित रहेगी तो आप उसको समझाने में असमर्थ रहेंगे, या हम ही समझाने में असमर्थ रहेंगे। जो वस्तु परिभाषित होती है उसको आप बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, ये था शिक्षण उद्देश्य में पहला। अगला कहता है अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव क्या है छात्र? देखिए, अधिगम अनुभव क्या है? अधिगम अनुभव का मतलब क्या होता है कि अधिगम अनुभव का मतलब ऐसा है कि ऐसे परिस्थिति का निर्माण करना जिसके द्वारा छात्र वांछित छात्र ऐसे परिस्थिति
एक मिनट है ना। अधिगम अनुभव से तात्पर्य है एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण से है जिसके द्वारा छात्र वांछित क्रिया व्यक्त कर सकता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे जिससे कक्षा का वातावरण एक उद्दीपक का कार्य करे। इस बात का ध्यान रखना जाए कि अध्यापक स्थिति तथा सीखने की स्थिति में सामंजस्य हो। अध्यापन स्थिति तथा सीखने की स्थिति में क्या हो? सामंजस्य हो, है ना, सामंजस्य हो। कभी कभी अध्यापक अपनी सुविधा के लिए ऐसी स्थिति का चयन कर लेता है जो छात्रों के दृष्टिकोण से क्या होता है? अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव ऐसा है कि एक शिक्षक को एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा छात्र, है ना, जिसके द्वारा छात्र क्या करे? वांछित क्रिया को, वांछित क्रिया मतलब जो जरूरी है वो क्रियाएं क्या कर सके? वो व्यक्त कर सके, है ना। कक्षा के अंदर एक अध्यापक को ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे, है ना, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे कक्षा का वातावरण क्या होना चाहिए? उद्दीपक होना चाहिए। उद्दीपक कहने का मतलब क्या हो जाएगा? है ना, कक्षा का जो वातावरण है वो उद्दीपक होना चाहिए। उद्दीपक मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम क्या करें, वहाँ पे जो भी सीखा सिखाया जाता है उसको हम अच्छे से सीख सके, है ना, उसका हम ग्रहण कर सके, हमारे अंदर उस चीजों को हम ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों का उद्दीपक, है ना, वातावरण का एक उद्दीपक का कार्य कर सके। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अध्यापन की स्थिति और सीखने की स्थिति में क्या हो? सामंजस्य हो। किसमें? अध्यापन जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसकी स्थिति में और जो सीखने की स्थिति है दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, कई परिस्थिति ऐसी बनती है कक्षाओं में कि एक शिक्षक अपने सुविधा के अनुसार स्थिति का निर्माण करता है किंतु वो उस कक्षा के लिए सही प्रक्रिया नहीं होती, वो छात्रों को समझ में नहीं आता, है ना, उनको समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्माण करे कि जो हम अध्यापन कराएंगे, जो हम पढ़ाएंगे और जो बच्चे सीखेंगे उसमें सामंजस्य हो। तभी क्या करते हैं वो छात्र क्या करेंगे, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, उसको ग्रहण करने में सक्षम रहेंगे, ग्रहण करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, अन्यथा हमारा पढ़ाया हुआ या समझाया हुआ पूरा व्यर्थ हो जाएगा। देखिए इसी में क्या क्या होना चाहिए? शिक्षण अनुभव को उत्पन्न करते समय अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए शिक्षण अनुभव को उत्पन्न करते समय, शिक्षण अनुभव मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण कार्य में क्या होता है? उसके जीवन में बहुत सारे अनुभव आते हैं या शिक्षण कार्य करते समय उसके जो अनुभव रहते हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो 15 साल से पढ़ाते हैं, कोई 2 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक शिक्षक 2 साल के अपने अनुभव का उपयोग करे और एक 15 साल के अपने अनुभव का उपयोग करे और अनुभव का उपयोग करते करते ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे, है ना, ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे क्या हो? छात्रों को समझने में दिक्कत ना हो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पहला कहता है यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला कहता है यहाँ पे आपके पास, पहला कह देता है आपके लिए कि क्या अधिगम अनुभव शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? पहला कहता है क्या अधिगम अनुभव शैक्षणिक, है ना, अनुभव शैक्षणिक लक्ष्यों से, है ना, लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, चलिए दूसरा कहता है आपके पास क्या ये अनुभव छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? सार्थक
सार्थक एवं संतोषप्रद है, संतोषप्रद है। फिर कहता है तीसरा, क्या ये अनुभव पर्याप्त है? क्या ये अनुभव पर्याप्त है? ठीक है, देखिए इस तरह से कहता है कि हम जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चले है ना। दूसरा कहता है आप क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम अनुभव। तो हमने अभी तक क्या किया, अधिगम अनुभव, जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से हम कक्षा का वातावरण बनाते हैं, और अध्यापन कार्य जो हम पढ़ाते हैं और जो छात्र सीखते हैं, है ना, उन दोनों में सामंजस्य रहेगा, तब हम उसको अच्छा से, तब हमारा जो शिक्षण विधि है या हमारे जो पढ़ाने का उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है, अन्यथा वो हमारा पढ़ाना पूरा व्यर्थ है। उसी में कहा गया है कि एक अधिगम का जो अनुभव है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उस पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कहता है क्या अधिगम अनुभव शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? मतलब जो अधिगम का अनुभव है वो क्या है हमारे पास, शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो हमारा शिक्षण का लक्ष्य है, जो हमारा शिक्षण का लक्ष्य है, छात्रों को जो सिखाने का या समझाने का उद्देश्य है, क्या उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वो उस विषय से संबंधित है। अगर हम गणित का विषय पढ़ा रहे हैं तो हम छात्रों को पढ़ाएंगे तो गणित के विषय से संबंधित जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं वो क्या उन छात्रों को समझाने के लिए पर्याप्त है, और जो विषय वस्तु है उससे संबंधित है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उससे संबंधित नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है, क्योंकि सिर्फ हम क्या करते हैं, हम शिक्षण कार्य करते हैं, हम उन बच्चों को समझा नहीं सकते, उन छात्रों को हम समझा नहीं सकते, फिर वो हमारा शिक्षण कार्य है और जो हमारी शिक्षण विधि है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है क्या ये अनुभव छात्रों के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद है? कहने का मतलब जो अधिगम का अनुभव होता है वो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है, वो पर्याप्त है या सार्थक है या संतोषप्रद है। मतलब जो हमारा अनुभव, अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो अगर मेरा जो अनुभव है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जितनी मैंने अपनी क्या लगा दी, अपना अनुभव लगा दिया, अपना एफर्ट लगा दिया, है ना, जो मुझे अपनी पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाया, अपना जोर लगा दिया मैंने पढ़ाने और समझाने में, लेकिन अगर वो पढ़ाना और समझाना उन बच्चों को समझ ही नहीं आया, उन बच्चों के लिए संतोषप्रद ही नहीं रहा, है ना, उनको संतुष्ट नहीं कर सका, तो फिर उस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, और वो क्या हो जाएगा, वो सार्थक भी नहीं होता। जब सार्थक नहीं है तो संतोषप्रद कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर हम जो पढ़ाए हैं, जो हमारा अनुभव है, अगर हम उसको क्या करते हैं, वो छात्र अध्ययन कर लेते हैं, उसको क्या है अपने अंदर वो रुचि के साथ ग्रहण कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, उस विषय वस्तु में उनकी रुचि आ जाती है, तब हमारा पढ़ाना क्या होगा, वो सार्थक होगा, और छात्रों के लिए क्या रहेगा, वो संतोषप्रद रहेगा। हमारा पढ़ाना वहाँ पे सार्थक होगा और छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा, वो संतोषप्रद रहेगा। क्योंकि जब उनको संतुष्टि होगी तब वो क्या करेंगे, उस विषय में, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी विषय हो, उस पर क्या दिखाएंगे, वो अपनी रुचि दिखाते हैं, और रुचि दिखाने पर वो क्या करते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन बहुत उत्सुकता के साथ क्या है, उसमें वो रुचि दिखाते हैं और ग्रहण करते हैं, उन विषयों में क्या करता है, वो रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, उनके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा आती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो क्या अधिगम का जो अनुभव है, क्या छात्रों के लिए सार्थक था या संतोषप्रद है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वो सार्थक है तो संतोषप्रद भी होगा। ठीक है, अगर वो सार्थक है तो संतोषप्रद भी होगा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि सार्थक हो सकता है, संतोषप्रद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सार्थक हुआ वो हमारे लिए होगा क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, लेकिन अगर छात्र वहाँ पे संतुष्ट नहीं है तो संतोषप्रद होगा नहीं। ठीक है, इसलिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। फिर अगला कहता है क्या ये अनुभव पर्याप्त है? एक शिक्षक के लिए उसका जो शिक्षण विधि है और उसका जो शिक्षण की गति होती है और उसके जो सालों का अनुभव होता है वो पर्याप्त होता है एक अच्छे शिक्षक के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे शिक्षक की बात नहीं कहूँगा, सिर्फ एक सामान्य शिक्षक की बात कहूँगा। एक सामान्य शिक्षक के लिए उसके पढ़ाए हुए हर सत्र, है ना,
का अनुभव और हर विषय का अनुभव काफी होता है। अगर वो उस विषय में रुचि लेकर पढ़ाए, चाहे वो विषय गणित का हो, चाहे वो विषय हिंदी का हो, अगर एक शिक्षक अपने विषय में रुचि लेके अपने क्लास के वातावरण को वैसे बनाता है कि बच्चे उसमें उस विषय में रुचि ले और ध्यान से उसको सीखे, समझे और आगे उसमें प्रोग्रेस करे, आगे उसमें अपना प्रोग्रेस करे और उसमें अपना अनुभव लगाए, है ना। तो उस विषय के प्रति छात्रों में रुचि आती है। अगर हम कोई शिक्षण कार्य करते हैं या कोई शिक्षण विधि बनाते हैं, हाँ, अब उसमें अगर हम किसी छात्रों को सिखा ना पाए या समझा ना सके तो हमारे 15 साल के अनुभव का या 20 साल के अनुभव या जीवन भर के अनुभव का कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ हो जाता है। यहीं पर एक शिक्षक अगर 2 साल का भी अगर अनुभव रखता है ना, 2 साल का भी उसके पास, 2 वर्ष का भी उसके पास अनुभव है, अगर उसने छात्रों को, विद्यार्थियों को सिखाने समझाने में अगर सामंजस्य बैठा दिया तो वो सार्थक हो गया और सार्थक भी हो गया और वो विद्यार्थियों के लिए संतोषप्रद भी रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बेहतर है इसमें था आपके पास शिक्षण अधिगम के लिए था, अधिगम अनुभव के लिए। अब कहता है यहाँ पर आपके लिए देखिए व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। इसके लिए कहता है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं, देखिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। छात्र का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं। उसके व्यवहार के 3 मुख्य अंग हैं जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। मापन के लिए परिणाम का प्रयोग मापन को साध्य न मानकर किसी साध्य के लिए साधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, इससे अध्यापक तथा अन्य अधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे छात्रों की शिक्षा में इसके परिणाम का उचित सदुपयोग करें। ठीक है, देखिए कहता है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन वास्तव में होता क्या है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेके आना। वांछित परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन उनमें होना चाहिए, वास्तविक परिवर्तन जो होना चाहिए अपने जीवन के लिए, वो परिवर्तन लेके आना क्या होता है, वो शिक्षा का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यहाँ क्या हो सकता है, ये कैसे होता है, ये छात्रों के जीवन के, ये छात्रों क्या हो सकता है, छात्रों के जीवन के अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। उसके जीवन में बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, उनसे संबंधित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके पास 3 होते हैं, है ना। एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है, एक क्रियात्मक पक्ष होता है। इससे क्या होता है, उसके आंतरिक एवं बाहरी दोनों व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। किससे, अगर एक शिक्षक अपने शिक्षण अनुभव से किसी विद्यार्थी के भावनात्मक पक्ष को, उसके ज्ञानात्मक पक्ष को और उसके क्रियात्मक पक्ष को अच्छे व्यवहारों में परिवर्तित कर सके, अच्छे व्यवहारों में परिवर्तित कर सके, तो एक शिक्षक के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, वहीं पर पूरा हो जाता है। पूर्णतः पूरा नहीं होता लेकिन पूरा हो जाता है कि उसने एक विद्यार्थी को एक अच्छे मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो वहां पे क्या होता है, उस छात्र का, उस विद्यार्थी का जीवन भी क्या होता है, सार्थक होता है और वो अपने उस अनुभव का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करता है। ठीक है, इससे होता क्या है, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन तो होता है लेकिन क्या होता है, उसके आंतरिक परिवर्तन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उसका रोल होता है। ठीक है ना, अहम भूमिका उसकी होती है। क्योंकि क्या होता है, बाहरी परिवर्तन हमको दिखाई देता है, आंतरिक परिवर्तन को हमको अनुभव करना होता है, आंतरिक परिवर्तन को हमको अनुभव करना होता है। ठीक है, बाहरी परिवर्तन को देखा जा सकता है, आंतरिक परिवर्तन को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक को किसी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अपने ज्ञानात्मक और क्रियात्मक एवं भावात्मक सभी से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति
पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को इस प्रकार का शिक्षण दे कि उसके पूरे व्यवहार में परिवर्तन हो और उसके आंतरिक एवं बाहरी व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, जिससे क्या है वो अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि जो वातावरण है, जो आसपास के वातावरण है या जो अपने कक्षा के वातावरण है, उसको इस प्रकार से निर्मित करे कि वो उसके व्यवहार को उचित रूप से परिवर्तन कर सके, विद्यार्थी के व्यवहार को उचित रूप से परिवर्तन कर सके और उसको वो जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, ये होता है हमारे पास किसके लिए, मूल्यांकन के सोपान। क्या था आपके लिए, शिक्षण अधिगम था, क्या क्या था, शिक्षण उद्देश्य था, अधिगम अनुभव था और व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है छात्र, इसी प्रकार से क्या होता है, मूल्यांकन की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको हम क्या करेंगे, मूल्यांकन की परिभाषा को हम देखते हैं कैसे हो सकता है। मूल्यांकन है क्या, चलिए मैं एक परिभाषा आपको बताता हूँ। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा कहता है क्वेलन व हन्ना के अनुसार, है ना, विद्यालय द्वारा छात्र में व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों में संकलन और उसकी संख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स आपके पास परिभाषा में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी परिभाषा है जिसको हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है छात्र, अगली कक्षा में हम देखेंगे मूल्यांकन की कुछ और परिभाषाएं और क्या देख सकते हैं उसमें, उसका जो विश्लेषण होता है, उसका जो डिस्कस होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके विषय में, मूल्यांकन के विषय में। ठीक है, धन्यवाद।